हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने शिक्षा बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि बाकी जो भी 2-3 माह का समय बचा हुआ है, अगर कोई भी बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बाकी 2-3 माह के जो समय है, इसमें अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त किया जा सकता है एक रणनीति के अनुसार, ठीक ना। तो अब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर लिखा गया है कि 95 प्लस स्कोर कैसे प्राप्त करें, ठीक ना। एक रणनीति यहाँ पर बताया जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से बहुत ही डरते हैं कि सामाजिक विषय के जो सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, ये वाला बहुत ही एक जटिल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, समझ नहीं आता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप बीते 7-8 महीना में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा कि आप 2 माह में पढ़कर भी एक अच्छा से अच्छा अंक इस सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक नाइस लाइन के साथ देख रहे होंगे आप, एक अच्छा सा क्वेट यहाँ पर लिखा गया है कि मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यानी अगर आपके अंदर हौसला है, यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप कोई भी रास्ता, कोई भी एक बुलंदी को आप छू सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई लक्ष्य हो, कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और हौसला कैसे आता है, हौसला आता है प्रैक्टिस से। आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा अभ्यास कीजिएगा, तो वहाँ से क्या आपको मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही कोई भी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लाइन है यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर ले एग्जामिनेशन पैटर्न के। आखिर सोशल साइंस के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है जिससे एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन। जो आपका बिहार बोर्ड का जो बुक है उसके अंदर इसको अलग से दिया गया है आपदा प्रबंधन को। हालांकि ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है आपदा प्रबंधन, लेकिन इसको अलग से दिया गया है, ठीक ना। तो मेनली आपको सामाजिक विज्ञान के अंदर इतने ही सब्जेक्ट यानी कुल 5 विषय ही पढ़ना है। और ये कम नहीं है, ये बहुत ही एक बड़ा यहाँ से एक सिलेबस हो जाता है। एक 10th क्लास का जो स्टूडेंट है, इसको तो डर भी जाते हैं इसको देख करके कि भाई यहाँ पर कैसे इसकी तैयारी की जाए। और ये बहुत सारा थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट भी है, बच्चों का मानना ये है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको कंसेप्ट से पढ़ते हैं, अच्छे समझ कर पढ़ते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें अच्छी अंक नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा देख लेंगे सिलेबस के बारे में कि यानी इतिहास में कौन कौन से चैप्टर है, भूगोल में कौन कौन से हैं, और शास्त्र में कौन कौन से हैं, पॉलिटी और आपदा प्रबंधन। और यहाँ पर देख रहे होंगे एक इतना बृहद चैप्टर इसमें है ऑल सब्जेक्ट को मिला करके। तो एक चैलेंज हो जाता है कि बच्चा इसको कैसे तैयार करे, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ और साइंस पर अधिकतर ध्यान देते हैं जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कम समय में पढ़ करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका रणनीति क्या होना चाहिए, यानी क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। तो देखिएगा कि तो इतिहास में कौन कौन से चैप्टर है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, और प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। मेनली यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यतः मतलब कि दिया गया, इसमें 8 चैप्टर दिया गया है। लेकिन 8 चैप्टर तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं। एग्जाम की जो आपकी बचा हुआ है जो समय है, 2-3 माह का समय है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इतिहास के अंदर में जो ये फर्स्ट चैप्टर है यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर चाहते हैं तो कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर ये हो गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और सेकेंड में बात कर ले, दूसरा कौन है, तो जो ये आपका 4th चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ में। इसको छोड़ना नहीं है, आप इस 2 चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस
इस चैप्टर के दोनों चैप्टर के अंतर्गत से आते हैं, यानी अंदर आते हैं। अगर आप और एक अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला पढ़ लीजिए, 7 चैप्टर व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 7 चैप्टर, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो इतिहास के अंदर मेनली आपको यही चीज पढ़ना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मेरे पास कुछ और अलग से समय है, आप अगर पहले से पढ़े हैं तो इसमें से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर जो 2nd चैप्टर है इसको केवल पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इतना ही आपको करना है इतिहास के अंदर। आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। अब हम बातें कर लेते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी भी कोई मतलब कि छोटा है नहीं, यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारा दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे जो फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका बहुत सारा क्या है सब क्लॉज है। जैसे पहला चैप्टर का क ख ग करके, जैसे ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन, खनिज संसाधन वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें क्या दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। और यहाँ से क्या होता है ये बड़ा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि ये केवल जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद क्या करिए, ये जो कृषि वाला चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर फसल के प्रकार, हरित क्रांति क्या है, भारत में कृषि का महत्व क्या है, इसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो बिहार वाला है, यानी बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन, जैसे बिहार के बहुत सारे खनिज के बारे में बताया गया इस चैप्टर के अंदर। बिहार की जनसंख्या क्या है, बिहार में शहरीकरण कितना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे बिहार की नदियाँ। तो आपको ये मेनली मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, 2nd चैप्टर और 5 जो चैप्टर है 5वां पार्ट है आपका, तो मेनली ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे और अच्छे से आप लिख करके यहाँ से अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक ना। अगर आपके पास समय है, थोड़ा बहुत अगर समय लगता है कि आप यहाँ पहले से पढ़े हैं कुछ, तो अब मेरे हिसाब से एक और भी ऐड कर सकते हैं जो ये वाला है निर्माण उद्योग, ठीक ना। बाकी इससे अधिक पढ़ना है नहीं आपको ये मानचित्र वाला कोई है नहीं, कोई रिलेवेंट है नहीं। परिवहन संचार इसको छोड़ भी सकते हैं, जो व्यापार वाला है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 1, 2 और 5 इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ज्योग्राफी में मेनली 1, 2 और 3 यानी 3 चैप्टर को ही पढ़ना है, और इतिहास में भी 3 चैप्टर को, ठीक ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो बहुत सारा यहाँ से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर क्या है इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात कर लें तो हमारी दृष्टि में अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर 1 पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर 2 पढ़ लीजिए, और उसके बाद एक चैप्टर है 6 जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी अर्थव्यवस्था जिस समय खुलती है इसके बारे में दिया गया है 1991 के आसपास। तो ये मेनली अर्थव्यवस्था में भी आपको कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर, तो 3 चैप्टर, मानी इतिहास में भी 3, ज्योग्राफी में भी 3 चैप्टर और यहाँ पर भी 3 चैप्टर। और बातें कर ले हम नेक्स्ट राजनीति शास्त्र के अंदर। राजनीति शास्त्र के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए फर्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और उसके बाद ये वाला 2nd वाला, और एक पढ़ लीजिए कौन, 4th चैप्टर। यानी इसके अंदर भी कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है, ठीक ना। तो इतिहास में 3, भूगोल में और सब में मतलब 3-3 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में इसे लगभग मतलब कि बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यहाँ से अधिक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। और ये है आपदा प्रबंधन, तो ये बहुत सारे 6 चैप्टर दिया गया है। मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं बनता है कि आप ये 6 चैप्टर पढ़ें और इसमें अधिक से अधिक अपना समय जाया करें। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को, मैंने ये बुक जो सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन, बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, तो आप करिएगा अलग से क्या कर लीजिए, इसके अंदर आपको क्या पढ़ लीजिए, यहाँ पर केवल बाढ़ पढ़ लीजिए, सुखाड़ पढ़ लीजिए, भूकंप पढ़ लीजिए और सुनामी पढ़ लीजिए। बस यही जो टॉपिक है कि बाढ़ के कारण क्या है, बिहार में बाढ़ क्यों आता है, उसके प्रभाव क्या है, उसके रुकने के उपाय क्या हो सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह भूकंप में भी भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने से पहले हमको क्या करना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह कुछ रोकने के उपाय, आपदा से बचाव के कुछ उपाय हम लोग इसमें अगर तैयार कर लें तो अच्छे से अच्छे अंक इस चैप्टर के अंदर हम लोग, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेनली हमको इस 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं,
ठीक ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, एग्जाम पैटर्न की बातें हम लोग कर लें कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, यानी कितने मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा, ठीक ना। तो कुल एग्जाम कितने का होता है, कितने मार्क्स का होगा, 100 का। और 100 में जो 80 मार्क्स होंगे ये आपके कितने होंगे, लिखित होंगे, यानी रिटेन आपका होगा, लिखित होगा। और जो 20 यानी 20 अंक आपको कहाँ से प्राप्त होंगे, तो प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा, किसी स्कूल से होंगे आप या कॉलेज से होंगे, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर काम करना है, ये तो आपको मिल ही जाता है मेनली। अगर बातें करें 18-19 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इसमें नो डाउट है। लेकिन यहाँ पर हमको काम करना है लिखित वाले पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसमें एग्जाम में जो 80 वाला होता है, लिखित वाला होता है, उसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कितने होते हैं, तो 80 होते हैं। लेकिन आपको कितना बनाना है, तो 40। और ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 1 नंबर के होंगे। तो यानी आपको 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर भी 40 अंक के आएंगे सब्जेक्टिव। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन किया दोगुना दिया जाता है, यानी 80 प्रश्न दिए जाएंगे, सॉरी 80 नहीं बोलेंगे इसको, यानी 80 मार्क्स के आएंगे, यानी 80 अंक के आते हैं प्रश्न। आपको केवल 40 अंक का करना है। और यहाँ पर भी कितना आएंगे, 80 अंक के 80 प्रश्न आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में। आपको कितना करना है, केवल 40 प्रश्न के ही जवाब देना है, ठीक ना। अब हमको देख लेना है कि जो 80 अंक है ये किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना आ रहा है एग्जाम में, ठीक ना। तो आपको इतिहास की बातें कर ले तो इतिहास से 20 मार्क्स, भूगोल से भी 20 मार्क्स, और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से दोनों से 17-17, और आपदा प्रबंधन से केवल 6 मार्क्स का ही मतलब कि प्रश्न आते हैं, यानी इतने नंबर आप यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना, क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि आपके लिए इतिहास और भूगोल क्या हो जाता है, यहाँ से VVI जो सब्जेक्ट है ये हो जाता है। और हमने बात की है पीछे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यानी इतिहास में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास और भी कम समय है तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पॉलिटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से 17-17 मार्क्स जो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपदा प्रबंधन को आपको यहाँ से छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ से कोई है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है कि आप इस पर ज़्यादा समय दें। आपको मेनली ये इतिहास, भूगोल और पॉलिटी पर अधिक से अधिक समय देना है। और हमने पीछे बात की है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आपका सब्जेक्टिव कितने अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव कितने का होगा। लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है, पहले एग्जाम में ऐसा नहीं होता था, जो आपके बोर्ड का एग्जाम था बहुत पहले की बातें करें, हम लोग के समय में ऐसा नहीं था, आपको ऑप्शन नहीं उस समय दिया करता था बोर्ड। लेकिन अब तो बहुत सारे आपके पास क्या है, ऑप्शन है कि आपको भाई 80 में से कितना सॉल्व करना है, 40 ही सॉल्व करना है, तो आपको जो भी आता है उसको सॉल्व करिए। तो ये एक अच्छा मेरे हिसाब से है कि आप कोई भी अगर इसको समझ लेते हैं तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमको एग्जाम में कौन से कितने प्रश्न आएंगे, ठीक ना, और कितने कितने आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इतिहास से 20 मार्क से आते हैं, तो लघु उत्तरीय कितने आएंगे और दीर्घ उत्तरीय कितने प्रश्न आते हैं, आपको कितने कितने इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे आपके एग्जाम में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक ना। तो सबसे पहले हम बातें कर लेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास से कितने प्रश्न आएंगे और इसको कितने आपको कितने प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कितने आपको सॉल्व करने हैं, ठीक ना। तो इतिहास से जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। और 6 में से आपको 6 में से कितना करना है, 3 ही सॉल्व करना है। और ये प्रत्येक के प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स, यानी 2 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक के। तो आपको यहां से कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि 3 ही सॉल्व करना है, ऑप्शन 6 रहेंगे। और भूगोल में भी 6 मिलेंगे आपको, और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और यहाँ से आपको प्राप्त होंगे 6 अंक। और यहाँ पर आपको 4 प्रश्न रहेंगे, और 4 में से आपको कितना करना है, 2 करना है, और यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे,
दो दो अंक मिलेंगे तो यहाँ से 4 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और अर्थशास्त्र में भी आपको 4 रहेंगे और यहाँ से 2 आपको करना है, तो 4 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन में भी 4 रहेंगे और अब यहाँ से आपको 2 ही करना है, तो आपको 4 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय की बातें कर ले हम लोग, तो दीर्घ उत्तरीय में कितने रहेंगे, तो इतिहास से कितने रहते हैं, तो इतिहास से रहते हैं 2 और आपको करना है 1, और 1 कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे, अगर सॉल्व करते हैं तो 4 मार्क्स। वैसे ही भूगोल से ही ऐसे ही रहेगा, 1 आपको करना है, 2 में से 1 करना है। और राजनीतिक शास्त्र में से कितना करना है, 2 में से 1 करना है, यानी 4 मार्क्स यहाँ से भी प्राप्त आपको हो जाएंगे, ठीक ना। वैसे ही अर्थशास्त्र में भी आपको 2 करना है, 2 में से 1 करना है और आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 4 मार्क्स होंगे। और ये जो आपदा प्रबंधन है, इससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, यानी दीर्घ उत्तरीय कोई प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक ना। तो ये मेरे हिसाब से वही तो बोला हमने कि आपदा प्रबंधन पढ़ने का कोई औचित्य है नहीं, केवल बाढ़ और सूखा आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसे इग्नोर करके आप ये मेनली इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इस पर ध्यान दे करके आप इस सब्जेक्ट के अंदर 90+ या 95+, इससे कम आपको अगर तैयारी करते हैं तो आपको इससे कम अंक प्राप्त नहीं होंगे, ठीक ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम लोग एक बैच के साथ में। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी टीम, जो शिक्षा बोर्ड की टीम है, एक बैच लॉन्च की है, संकल्प बैच, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पर क्या होगा, ये यूट्यूब पर क्या होगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब जो चैनल है शिक्षा बोर्ड, ठीक ना, इस पर क्या दिया जाएगा, इस क्लास को क्या दिया जाएगा, बिल्कुल ही फ्री दिया जाएगा। यानी जो भी बच्चे अगर हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत सारे लेक्चर, ठीक ना, फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आप जल्दी से, देर ना करें, जल्दी से इस शिक्षा बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का सौभाग्य पाएं। थैंक यू।